अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस के साथ उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर। मुल्क में एक सियासी बहरान की सी कैफियत है और सियासी जमातें जो हैं वो मुताहरब ग्रोहों में तकसीम हो चुकी हैं। लेकिन इस सारे पॉलिटिकल क्राइसिस का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि मुल्क में एहतसाब के अमल का आगाज़ हो चुका है और ऐसा महसूस होता है कि एहतसाब का ये अमल अब रुकेगा नहीं। हमने इस हवाले से एक रिपोर्ट बनाई है कि किस तरह एहतसाब का ये अमल पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर असरअंदाज हो रहा है और किस तरह ये मुस्तकबिल में असरअंदाज हो सकता है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से इस्लामाबाद मुसलसल सियासी बहरानों की जद में रहा है। ये सियासी बहरान मुसलसल 3 दहाइयों से इस्लामाबाद को अपनी जद में लेते रहे हैं। एक के बाद दूसरा सियासी बहरान इस्लामाबाद के सियासी मंजरनामे पर अपने नकूश छोड़ता गया है, लेकिन गुज़िश्ता 3 दहाइयों में ये पहली मरतबा है कि सियासी बहरानों के बावजूद कोई भी फौज की तरफ से इक़्तिदार पे कब्जे की बात नहीं कर रहा। एक जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ी मकबूल सी एक परसेप्शन ये है कि अब जबकि फ़ौज ने ये फ़ैसला किया है कि हमने इंटरवीन नहीं करना, दैट मीन्स टेक ओवर नहीं करना, लेकिन वो इस अमूरे हुकूमत में शामिल रहना चाहते हैं, तो शायद वो एक कमज़ोर जमहूरियत को देखना चाहते हैं, एक कमज़ोर हुक्मरान को देखना चाहते हैं जिसको कि वो GHQ में बैठ के आसानी से मैनिपुलेट कर सकें। ये एक बड़ी पॉपुलर परसेप्शन है और आज बहुत सारे लोग हमारे मीडिया के ऊपर भी बैठे हुए जो नवाज शरीफ साहब को डिफेंड कर रहे हैं और उनके बारे में बहुत सारे वो कहानियाँ बयान करते हैं। हर शाम को आप बैठ के देख लीजिए, उनके जहनों के पीछे भी यही एक ख़तरा जो है ना, वो उसकी घंटी जो है वो बजती है कि जी अगर हमने नवाज शरीफ साहब को निकाल दिया तो आने वाली हुकूमत जो है वो इतनी कमज़ोर होगी कि फ़ौज की गिरफ्त जो है वो अमूरी हुकूमत के ऊपर और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मैं इस परसेप्शन को कम्प्लीटली रिफ्यूट नहीं करूँगा, लेकिन मैं फील करता हूँ कि इसको हम एग्जैजरेट ज़रूर करते हैं, क्योंकि अगर 10 साल अगर आप पिछले 9 साढ़े 9 सालों का अगर आप अहाता करें उमर साहब, तो और इन 9-10 सालों को अगर आप उससे पिछले 60 सालों के साथ कंपेयर करें तो 1958 में जो टेक ओवर हुआ या फिर 1977 में जो टेक ओवर हुआ, जो 1999 में टेक ओवर हुआ, वहाँ हालात इससे बहुत बेहतर थे। अगर आप उनको कंपेयर करें तो मौरूज़ी हालात जो थे उन 3 मौक़ों के ऊपर वो इनसे बहुत बेहतर थे, लेकिन फ़ौज ने टेक ओवर कर लिया। आज मैं फील करता हूँ कि साढ़े 9 सालों में हमने बहुत दफ़ा इन हुक्मरानों में बहुत दफ़ा जो अनाने हुक्मरानी है वो एक प्लेटर के ऊपर डाल के फ़ौज को पेश की। अगर आप उसको मेमोगेट देख लीजिए, डॉन लीक्स की बात कर लें, किसी और चीज़ की बात कर लें, मैं उनकी सही होने या गलत होने में नहीं जा रहा। मैं एक जो जिस तरीके से उसको उजागर किया गया, सामने लाए गए, हुकूमत फ़ौज टेक ओवर कर सकती थी, लेकिन फ़ौज ने टेक ओवर नहीं किया। दैट मीन्स कि उसके जो मैकेनेशंस हैं, जो उसकी अप्रोच है, वो चेंज हुई है और उसमें फंडामेंटल चेंज आई है इन दी प्री एंड पोस्ट मुशर्रफ एरा, जबकि उन्होंने कहा है जी कि ये काम हमसे नहीं होता और हमें नहीं करना। जब ये JIT की रिपोर्ट आई और उससे पहले भी जो 2 महीने JIT ने अपनी फाइंडिंग्स की, उससे पहले जो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, इंपॉर्टेंट लीडर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर, उनकी बेटी, उनके बच्चे, सब ये तासुर दे रहे थे कि कुछ इदारों के अंदर लोग हैं जो विच हंट कर रहे हैं या जो साजिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब ऑफ लेट PMLN को और इनके लीडर्स को ये रियलाइजेशन हुई है और उसमें चौधरी निसार और ऐसे लोगों का भी किरदार है, उनकी नाराज़गी का भी और उनके समझाने का भी, कि इदारों के साथ लड़ाई करके अपने आप प्रॉस्पेक्ट फ्यूचर में ब्लीक कर लेते हैं और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो और बहुत अनसर्टेनिटी हो, जो मुल्क की मईशत के लिए और अदरवाइज़ अच्छी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ऑफ लेट उनको ये रियलाइजेशन हुई है और अब आप देखें कि मुस्लिम लीग नून वाले भी ये रिकनसाइल कर रहे हैं और ये बार बार कह रहे हैं कि जी जो कोर्ट का डिसीजन आएगा हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको मानेंगे, चाहे हमारे ख़िलाफ़ ही हो, लेकिन अपनी पॉलिटिकल जद्दोजहद करेंगे। और अब वो टेम्परेचर, वो रेटरिक और वो इल्ज़ामात की जो सियासत है वो अब इस हफ़्ते में या आइंदा वो देखेंगे कि वो काफ़ी कम हो जाएगी और ऑलरेडी कम हो गई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि अगर हमने आइंदा हमारे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो गवर्नमेंट में आने के वो हैं, अगर हमने उनको अलाइव रखना है तो हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं और हमने कोई रेबल नहीं बनना, हमने कोई पॉलिटिकल शहीद बनने की कोशिश नहीं करनी। मेरा ख्याल है कि वो अपनी रिजर्वेशंस और अपने जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट करते रहेंगे, लेकिन वो कोई ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जो रेड लाइन क्रॉस करे।
इस्लामाबाद में इस वक्त बहस ये हो रही है कि पनामा स्कैंडल के हवाले से होने वाला एहतसाब मुल्क के सियासी निज़ाम में कोई मुस्बत तब्दीली ला सकेगा। इस वक्त सियासी तजिया निगारों की ज़्यादा बड़ी तादाद का कहना है कि ये एहतसाब मुल्क के सियासी निज़ाम के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। देखिए, अगर आप ये सब कुछ जो हो रहा है इसको आप अकाउंटेबिलिटी का एक कंपोनेंट मानते हैं, और मैं उसको अकाउंटेबिलिटी का कंपोनेंट मानता हूं, तो उससे सिस्टम क्लीन भी होगा, उससे सिस्टम मजबूत भी होगा। ये मेरी कन्विक्शन है। जितनी ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी होगी उतनी ज़्यादा जमहूरियत होगी, उतनी ज़्यादा जमहूरियत की स्ट्रेंथ होगी। और ये सारी दुनिया में आजमूदा एक चीज़ है। ये नहीं कि हम ट्राई कर रहे हैं। दुनिया में जहाँ आपके सिस्टम साफ होते गए हैं, क्लेंस होते गए हैं, अकाउंटेबल होते गए हैं, वहाँ जमहूरियत की जड़ें जो है ना वो मजबूत इस हद तक हो गई हैं कि आज कोई अगर चाहे भी तो वो उनको मतलब ख़त्म नहीं कर सकता। जो यहाँ आया है हुकूमत करने, उसने इस मुल्क को लूटा है। उसके अपने कॉफर्स जो हैं वो तो बड़े हैं, लेकिन मुल्क का जो एक्सचेकर है वो डिप्लीट हुआ है। मैं किसी एक को नहीं ब्लेम कर रहा। तो आई थिंक अगर आपने रियासत की बात करनी है, अगर आपने रियासत की सस्टेनेबिलिटी की बात करनी है, उसकी मजबूती की बात करनी है, उसकी एफिकेसी की बात करनी है, तो आपको ये ख़त्म तो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपकी रियासत जो है वो कमज़ोर होती जाएगी, आपकी जो फीफडम्स हैं वो मजबूत होती जाएंगी। तो रियासत का फ्यूचर तो फिर आप देखिए और 5-10 साल में आप ख़त्म हो जाएंगे। जो जिस नहज के ऊपर हम आज खड़े हुए हैं, जो आपके लोन्स की हालत है, जो आपकी बाकी सिस्टम्स की हालत है, जो आपके इंस्टीट्यूशंस की हाल है, जो आपके एजुकेशन को पकड़ लें, हेल्थ को पकड़ लें, सोशल इंडिकेटर्स ले लें, कहीं भी आप पकड़ लें। मैं इन दोनों बातों को गलत समझता हूँ। देखिए, पहली बुनियादी चीज़ ये है कि इससे डेमोक्रेसी को कोई ख़तरा नहीं होगा। इसकी सबसे बुनियादी की, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो कुछ हो रहा है वो एक डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन ही है। मतलब ये कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक हद तक, यानी पिछले 6 और 8 साल से जो है एक लिहाज से डेमोक्रेसी जो है वो रूट ले रही है। तो इसमें ये मैं नहीं समझता हूँ कि उसके बाद जो है एक वाक़े से या एक वज़ीर आज़म को हटने से वो जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं होगा। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो एक कानून के दायरेकार में हो रहा है। ये कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो नहीं है। इसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो आपकी सबसे आला तरीन कोर्ट है, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एक लिहाज से जो है एक लीडर ऑफ द हाउस जो है वो हटने से जो है वो पार्लियामेंट ख़त्म नहीं होगी। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि एक न्याय ज़रूर होगा वाक़या। यानी हम समझते हैं कि एक शख्सियत का नाम जमहूरियत है, एक शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि एक ये था कि ये ख़ुद जो नवाज़ शरीफ साहब इस सिस्टम के ही एक वो थे। जब वो सिस्टम से उनको हटाया जाएगा, इसका मतलब सिस्टम ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो मैं एक बात तो ये है कि बल्कि इससे हमें एक मौका मिलेगा कि एक जमहूरियत को थोड़ा सा और मजबूत किया जाए, एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होनी चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि उसमें जमहूरियत की एक और चीज़ भी आती है जिसको लोग नहीं यहाँ पे तस्लीम करते हैं, कि जमहूरियत बग़ैर रूल ऑफ़ लॉ के नहीं होती है। हमारे यहाँ मुल्क में जमहूरियत जो है इस लिहाज से भी कमज़ोर हुई है कि जमहूरी इदारे सही तौर पे काम नहीं करते रहे। जमहूरियत को जो हम ये समझते रहे कि सिर्फ इंतखाबात हो जाते हैं और इंतखाबात की वजह हुकूमत आती है तो उसका जो है जो भी चाहे वो कर सकती है। यही आर्गूमेंट बहुत सारे लोग अब दे रहे हैं कि जमहूरियत में जो है वो सिर्फ जो है इलेक्शन के ज़रिए लोगों को हटाया जा सकता है, जो कि बात सही नहीं है। कानून का इतलाक़ अगर होता है किसी भी, अगर जमहूरियत के अंदर कानून का इतलाक़ नहीं होता है तो जमहूरियत जो है वो फिर एक शख्सी, एक फैशिज़म बन जाती है, एक डिक्टेटरशिप बन जाती है। अब दुनिया के दूसरे ममालिक को देख लें, ऐसे बहुत सारे वाक़यात भरे पड़े हैं कि जो है जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, जमहूरी तरीके से इलेक्ट भी हुए हैं, जब उनके ख़िलाफ़ जो है कोई इस किस्म की चीज़ें निकली हैं जो कि जो है आइन की खिलाफ वर्जी कह लें आप, या जो है उसके साथ साथ जो है करप्शन के केसेस हो जाए, तो उनको जो है इख्तियार से हटाया जाता है। उसका मतलब सिस्टम डिरेल नहीं होता है। अब बहुत रिसेंट मिसाल है साउथ कोरिया की सदर की है, इलेक्ट होके आई थी और उसके बाद जो उनके वो अवामी एक लिहाज से उभार आया, उसके बाद हटती हैं, उनको गिरफ़्तार किया जाता है, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा कायम किया जाता है। तो ये तो एक लिहाज से जमहूरियत मुस्तहकम होती है, तो ये चीज़ें कार्रवाई हो सकती है। पार्लियामेंट जारी रह सकती है, पार्लियामेंट अपना वक्त पूरा कर सकती है, लीडर हाउस मुंतखब कर सकती है। दूसरी बात यह है कि ये भी जो है मेरे ख्याल सही नहीं होगा कि सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब के कार्रवाई के बाद जो है वो तमाम जो है मसाइल का हल हो जाएगा, या जो है वो तमाम जो करप्शन जो है मुल्क से ख़त्म हो जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूर है कि उसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में कभी भी जो बसर इक़्तिदार लोग होते हैं या रिच एंड और जो पावरफुल जो लोग होते हैं, उनका कभी भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। कहने को तो कहा गया, पहले भी केस चल चुके हैं, हम सबको पता है कि कभी भी वो जो है मुकदमात कभी कंक्लूजन के साथ नहीं होते। जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो आपके तमाम इदारे आपके कब्ज़े में होते हैं। ये थोड़ी सी मुख्तलिफ सूरत हाल थी। इसमें यह था कि सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ कि एक काफ़ी आज़ाद है
और उसकी जो आज़ादी है या जो एक असर्टिवनेस हमें नज़र आती है, वो एक तसलसल है आपकी जमहूरी जो एक लिहाज से वकला की मुहिम चली थी, उसके साथ साथ जो है एक हमें लगता है कि जुडिशरी का एक नया फेज़ भी आता जा रहा है। उसमें गलतियाँ भी होंगी, बहुत सारी खामियाँ भी थी। ये ज़रूर लोगों में बैठ जाएगी कि एक वज़ीर आज़म को भी खड़ा किया जा सकता है अदालत के कटहरे में और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है, तो इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और फिर ये है कि एक प्रोसेस सा शुरू हो जाता है। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज़ ठीक ठाक हो जाती है, लेकिन प्रोसेस भी बहुत अहम होती है। जब एक आप प्रोसेस शुरू करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि तब्दीली की तरफ आप एक कदम बढ़ा रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इसका असर एक अच्छा असर पड़ेगा और जमहूरियत इसके बाद जो है ज़्यादा मजबूत होगी। साथ ही साथ एहतसाब के इस अमल ने सियासी जमातों को दो मुतहारब ग्रुपों में तकसीम कर दिया है, जिसकी वजह से सियासी माहौल में शदीद कशीदगी पैदा हो गई है। मुस्तकबिल करीब में इस कशीदगी के कम होने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं हैं। सियासी तजिया निगारों की राय में सियासी निज़ाम में पाया जाने वाला हालिया तनाव 2018 के इंतखाबात के बाद भी जारी रह सकता है, बल्कि बाज़ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये तनाव मुस्तकिल शक्ल इख्तियार कर सकता है। मेरे ख्याल है थोड़ा सा ये इन नियर फ्यूचर और मुझे थोड़ा ये लॉन्ग टर्म लग रहा है। जब तक दोनों पॉलिटिकल शख्सियात पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन पे मौजूद हैं, वो किस तरह कि अगर दोनों शख्सियात कोर्ट से बहाल हो जाती हैं या उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता, तब भी वो इसी हालत में कंपटीशन और पाकिस्तान के पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट करती रहेंगी। अगर दोनों को डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है या एक को भी कर दिया जाता है, तब भी वो मौजूद रहेंगे, क्योंकि इमरान को अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं आप तो बनी गला बैठ के और पार्टी को लीड करके, अगर वो पार्टी को इलेक्शन रूल के मुताबिक या इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक लीड नहीं भी कर सकेंगे, तो वो सुप्रीम लीडर के तौर पर वो पार्टी को चलाएंगे, वो पार्टी की इलेक्शन कैंपेन करेंगे, सारे डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में होगी। इसी तरह नवाज़ शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकलते हैं और वो लाहौर बैठते हैं, तब भी और अगर वो पार्टी को लीड नहीं कर सकते फॉर्मली और किसी और को, मतलब शहबाज शरीफ साहब को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया जाता है उनके बाद और प्राइम मिनिस्टर किसी और को बनाया जाता है, तब भी वो सारे पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट करेंगे, लीड करेंगे, मेन डिसीजन मेकिंग करेंगे। और इन नियर फ्यूचर और अभी भी इलेक्शन, प्री इलेक्शन 2018 और पोस्ट इलेक्शन 2018, मुझे इन दोनों का जो पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। और ये फ़ाइट जो सी है, पॉलिटिकल फ़ाइट, ये जो बहुत ज़्यादा फ्रेंजी और ये बहुत ज़्यादा मर्की हो गई है और ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गई है, ये इसी तरह चलती रहेगी जब तक कोई एक पॉलिटिकल लीडर पूरी तरह डिस्क्रेडिट नहीं हो जाता। और हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स का अगर आप उसका देखें, पास भी देखें, तो इतनी जल्दी अगर ऐसे इश्यूज़ बनते हैं, डिस्क्वालिफिकेशंस होती हैं या जो कहा जाता है कि साजिश हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या उनके क्वार्टर्स की तरफ से या किसी तरफ से भी, तब पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो थ्राइव करते हैं। और मेरा ख्याल है कि उस सूरत हाल में उनका जो पॉलिटिकल कैपिटल है, जो उनकी पॉलिटिकल एज है, वो बढ़ती है। क्योंकि हुकूमत को गिराने के ऊपर तो कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा ना, वो ये सिर्फ कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब गिल्टी हैं और उनको अकॉर्डिंग टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इंजंक्शंस उनको वो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। अगर वो हो भी जाते हैं तो ऑल ही हैज़ टू डू टू नॉमिनेट अ प्राइम मिनिस्टर, और वो पूरी अपनी टर्म जो वो कंप्लीट करेंगे। अब आया आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि जी किस तरीके से मुख्तलिफ है। देखिए, मुख्तलिफ एक फंडामेंटल चेंज जो है वो ये है, वो इस्टेब्लिशमेंट का कॉन्टेक्ट है। पहले हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये खौफ और डर लगा रहता था कि जी वो इंटरवीन करेंगे, वो टेक ओवर करेंगे। इस मुल्क में 4 दफ़ा पिछले 70 सालों में फौज ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत भी की हुई है। आज मैं फील करता हूँ, कम अज़ कम मेरी ज़ात की हद तक, कि वो इंटरवेंशन का डर और खौफ है ही नहीं है, वो बिल्कुल इंटरवीन नहीं करेंगे। ये इसका मतलब मैं ये नहीं चाहता कि कम्युनिकेट हो कि वो अमूर हुकूमत में शामिल नहीं है या वो उसको किसी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे। वो एक डेफिनेटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन टेक ओवर जो है वो एक ऑप्शन अब नहीं है।
सो कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो मेरे नज़दीक एक मुकद्दम चीज़ है और वो जारी रहेगी, नवाज शरीफ साहब रहें या ना रहें। सो इस तरीके से ये बिल्कुल मुख्तलिफ है पास्ट के एक्सपीरियंस से, लास्ट बीइंग इन 1999 जबकि मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया। आर्मी टेक ओवर नहीं करेगी, जमहूरियत इस मुल्क में चलती रहेगी और चाहिए कि तमाम पॉलिटिशियंस को कि वो कंट्रीब्यूट करें कि इसको स्ट्रेंथन करें। और स्ट्रेंथन करने के लिए डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को, जो एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो होता है अकाउंटेबिलिटी का, परपेचुअल अकाउंटेबिलिटी का, कि जो भी आए, नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, जरदारी आए, कोई भी आए, एनीबडी जो कि इलेक्ट होके आता है, वो हमेशा अकाउंटेबल रहना चाहिए उसको, तमाम हुक्मरानों को, वेदर फेडरल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, और एक सिस्टम इवॉल्व कर लें कि वो जेन्युइन अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे और वो एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल से आज़ाद हो। अगर आप ये कर लेंगे तो जमहूरियत बहुत जल्दी इस मुल्क में जड़ पकड़ लेगी। देखिए, एक सबसे मनफी चीज़ जो हुई है, तमाम चीज़ों के बाद जो हमने एक मनफी चीज़ जो हुई है सियासत में, वो काफ़ी एक ख़राबी के बास है। मसलन ये कि जो एक दूसरे को जो है जो इल्ज़ामात और दर इल्ज़ामात और कोर्ट से बाहर, तुम चोर हो, वो कहता तुम चोर हो, तुमने चोरी की तो तुमने भी चोरी की है, दैट काइंड ऑफ थिंग जो है वो एक लिहाज से जो जमहूरी एक वैल्यूज़ हैं उसको यकीन तौर पे कमज़ोर करती हैं। और मेरा ख्याल ये है कि मुझे लगता नहीं है कि इसके फ़ैसला आने के बाद जो है वो चीज़ कम होंगी, लेकिन उसमें होता ये कि फिर जब इलेक्शंस करीब आएंगे तो ये चीज़ें कम से कम होती चली जाएंगी। टेंशन तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमने देखी थी, पहले भी देखी थी, बल्कि तो यहाँ तक आती थी, ये जो अब थोड़ा कम है कि जब फ़र्ज़ कीजिए PMLN इक़्तिदार में आती थी तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू हो जाती थी। जब पीपल्स पार्टी आती थी तो उन्होंने फिर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी तहक़ीक़ात करवाई थी। ये एक लिहाज से विक्टिमाइजेशन का एक तरीक़ाकार रहा था। मेरे ख़्याल फ़िलहाल तो वो मुझे नज़र नहीं आता है, लेकिन ये बात है कि जो एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि इस किस्म की ज़बानें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, और अगर उम्मीद ये शायद की जा सकती है कि जब आप इलेक्शन करीब आएंगे या उसके बाद जो है थोड़ा सा माहौल तब्दील हो सकता है, बजाय इसके कि जो है तुम चोर और मैं चोर वाली बात से हट के शायद इस पे आएँ कि प्रोग्राम क्या होना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये कि उम्मीद कर सकते हैं कि मैच्योरिटी आए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन तक जो है वो टेंशन बढ़ेगी, क्योंकि जो है एक लिहाज से जो जैसे आप PTI कह लें, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नवाज शरीफ के जो PMLN के ख़िलाफ़ ये तमाम एक चीज़ बन के आएगी, करप्शन के चार्जेस वाली बात आएगी, ये ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ उठाई जाएगी। तो वो जो है एक लिहाज से इलेक्शन में भी इस्तेमाल हो सकती है। यही चीज़ जो है PMLN की तरफ से होगी तो मेरा ख्याल ये कि थोड़ी सी तलखी तो बढ़ेगी, लेकिन फिर ये है कि वो मेरा ख्याल तसलसल हो सकता है। लेकिन हो सकता है, जो उम्मीद ये की जा सकती है कि एक दफ़ा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है तो शायद इस किस्म की ज़बान शायद कम इस्तेमाल हो। हुक्मरान जमात की तरफ से इस एहतसाबी अमल को एक साजिश करार देने को सियासी तजिया निगार एक गैर संजीदा अमल करार देते हैं। उनकी राय में इस वक्त ना फ़ौज और ना ही कोई बैनुल अक़वामी ताकत हुक्मरान जमात के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश में मुलव्वस नज़र आती है। एक बात मुझे लगता है कि वक्त पे होगा। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत है। देखिए, अभी आप जो बयानात आप देखते हैं मुस्लिम लीग के, वो भी शायद जो है अपनी तौर पे एक जहन बन चुका है उनका कि ये भी एक मुमकिनात में है कि कोई और जो है वज़ीर आज़म बने इंटरिम पीरियड के लिए, फिर इलेक्शन वक्त पे हो। मेरे ख्याल जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे मुस्लिम लीग, चाहे रूलिंग पार्टी हो मुस्लिम लीग नवाज़, या और अपोजिशन की पार्टियाँ, एक में सब में इत्तफ़ाक़ मौजूद है कि सिस्टम को डिरेल नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त कोई ऐसे हमें नज़र आ रहा है कि जो है कोई इंतज़ार में बाहर बैठा हुआ है कि इस सिस्टम को गिरा के कोई और ले आए। मैं खाली किसी के भी फ़ायदे में नहीं है इस वक्त। और मैं नहीं समझता हूँ कि जो है वो सूरत हाल भी नहीं है जो कि 99 में हमने देखी थी, वो भी नहीं है कि जो है जहाँ पे जो है वो आर्मी और सिविल गवर्नमेंट की जितनी ज़्यादा एक चपकलिश थी कि उसके बाद जो है ये जो कुछ हुआ हमारे सामने मौजूद है, वो सूरत हाल नहीं है। जहाँ तक ये कि बड़ी यह बात हमेशा होती है कि साजिश हो रही है, हम तो साजिश से कम कभी बात ही नहीं करते हैं। या ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है वो साजिश के नतीजे में होता है। मैं खाली ये बात सही नहीं है, उसके बहुत सारे अवामिल हैं और उन अवामिल को भी देखना चाहिए जो सूरत हाल बन के आई है। उसमें जो है यकीन तौर पे आर्मी का भी एक रोल हो सकता है, जिसमें आर्मी ख़ुद भी एक लिहाज से एक सख्त इन हो गई थी इन्वेस्टिगेशन में,
लेकिन उसका जो है वो अदालत के एक दायरे कार में रह के सारी चीज़ हो रही थी। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि सिस्टम को कोई ख़तरा है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कोई ऐसी चीज़ हो जाए, मैं ख्याल इसमें अगर कन्फ्रंटेशन भी लेते हैं, फ़र्ज़ कीजिए एक हाइपोथेसिस है कि अगर जो है ये कुछ इस किस्म के जो एडवेंचरस हैं मुस्लिम लीग के अंदर अगर होगा, तो उन्होंने अगर कोई फ़ैसला किया है कि हम इस पर जो है कोई इसकी रुकावट डालेंगे, तो रुकावट भी नहीं डाल सकता है। मेरे ख्याल वो सूरत हाल नहीं है। इस वक्त सियासी तौर पर पाकिस्तानी माशरे में राय आमा भी बुरी तरह तकसीम नज़र आती है। एक तरफ वो लोग हैं जो एहतसाब अमल को सियासी निज़ाम के लिए मुस्बत करार दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो हुक्मरान जमात की तरह इससे एक साजिश करार देते हैं। मेरे ख्याल है जी कि जो आजकल जिस तरह मीडिया फ्रेंजी है और जिस तरह मीडिया पे और सोशल सेक्टर में और पब्लिक फोरम्स पे, सोशल फोरम्स पे, और जिस तरह ओवरऑल पाकिस्तान के ड्राइंग रूम्स में या पब्लिक के अंदर जो डिबेट हो रही है, उससे मेरा ख्याल है कि जो ये पनामा केस है उसके बाद लोग मज़ीद पोलराइज हो गए हैं। एक बात तो सब करते हैं ऑन द फेस ऑफ इट कि जी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, लेकिन इसमें आगे जाके डिवीज़न आ जाती है। जिनको इस वक्त पनामा केस के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी सूट कर रही है, प्रो PTI या एंटी नवाज शरीफ वोट या सपोर्टर्स या थिंकर्स या वो ऐसा जो सेगमेंट है पब्लिक का, वो तो पनामा को डिफाइनिंग मूवमेंट इमरान खान की तरह समझ रहा है, और वो ये समझ रहा है कि इससे अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी और पाकिस्तान में एक नया कल्चर जो सब इंट्रोड्यूस होगा, जिसमें पहले उनका ख्याल है कि जो करप्ट्स हैं उनको इंस्टीट्यूशंस और स्टेट इंस्टीट्यूशंस उनकी पनाह मिलती थी और जानबूझ के उनसे सरफ़ नज़र किया जाता था उनकी अकाउंटेबिलिटी के हवाले से। वही हाल उसमें टैक्स सिस्टम ले लें, अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ले लें, करप्शन ले लें महकमों के अंदर, या मेगा स्कैंडल्स ले लें। लेकिन दूसरी तरफ मेरा ख्याल है कि जो तबका है जो प्रो PMLN है या जो एंटी PTI कह सकते हैं, उसमें कुछ ग्रे एरिया भी है लोगों का, वो ये समझ रहे हैं कि ये सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी हो रही है और ये सिर्फ विच हंट है एक ख़ास प्राइम मिनिस्टर और पार्टी के ख़िलाफ़, कि उनके जो पॉलिटिकल जो एस्पिरेशंस हैं या जो उनके पॉलिटिकल जो उनका स्टाइल है, वो इस्टेब्लिशमेंट के एक तबके से या ऐसे तबकात, पॉलिटिकल तबकात जो इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज भी हैं या जो इंडिपेंडेंट राय रखते हैं या जो एंटी नवाज शरीफ हैं, उनसे मुताबिकत नहीं रखती है। और ये जो सिलसिला है ये विच हंट है और ये सिलेक्टिव है, जिसमें वो इसमें एक वो कोट करते हैं कि जी जो 400 पनामा केस में बाकी लोग हैं उनको शायद नोटिस भेजे गए लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये स्पेसिफिक है नवाज शरीफ पे। और दूसरी तरफ वो तबका जो इमरान खान के ख़िलाफ़ 2 केसेस इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग और सुप्रीम कोर्ट में उनके बनी गाला प्रॉपर्टी के हवाले से जो चल रहा है, वो ये समझता है कि ये बैलेंस आउट करने के लिए नवाज शरीफ के केस को ये लाया गया है। और ये बेसिकली उनका ये ख्याल है, एक और तबके का ख्याल ये भी है पाकिस्तान में कि क्योंकि यह टिट फॉर टैट होगा। सियासी तजिया निगारों की राय में एहतसाब के अमल ने अवामी सतह पर यह तस्वुर उजागर किया है कि कोई भी शख्स एहतसाब और कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी भी पाकिस्तानी माशरे में एहतसाब करने वाले इदारे बहुत कमज़ोर हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि जी ये जो पनामा वाला इशू है, इससे नेचुरली एक अवेयरनेस तो आई है पब्लिक के अंदर ओवरऑल कि जी पाकिस्तान में करप्शन नहीं होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी के इदारों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और ऊपर से लेकर जितने भी सेगमेंट्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल एलीट है या मिलिट्री एलीट है या इसे कह लें जुडिशल एलीट है या जो बड़े तबकात हैं पाकिस्तान के, इंडस्ट्रियल बिजनेस तबकात हैं, इंडस्ट्रियल बिजनेस एम्पायर्स हैं, उन सब की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये एक सतह पे है, ये सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक है, फील करने की हद तक है, ये यूफोरिया है जो क्रिएट किया गया है एक टेम्परेरी, लेकिन इसकी कोई बेसिस नहीं है। जिस तरह नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को कोर्ट ने भी ऐसी ऑब्जर्वेशन आई कि उनको कहा कि ये रिडंडेंट है, बिल्कुल ये किसी काम के नहीं है। और आप एट द सेम टाइम देख लें कि KPK में और सिंध में अभी KPK में जो एहतसाब कमीशन है वो फंक्शनल ही नहीं है पिछले 1.5-2 साल से, और सिंध में जो नया एहतसाब कमीशन जो करारदाद मंजूर हुई है या जो लेके आ रहे हैं वो लोग एहतसाब कमीशन, वो उसके जो खदोखाल होंगे वो भी पॉलिटिकल लग रहे हैं कि वो MPAs और स्पीकर को दे दी गई हैं पावर्स। तो बेसिकली जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसकी कारकर्दगी पे भी सवालात हैं, और प्रोविंशियल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो बन चुके थे, ख़त्म हो गए हैं या जो बन रहे हैं, उन पे भी सवालात हैं। तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम है उस पे लोगों का एतमाद नहीं है, और वो एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है। ये तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि अदरवाइज़ भी, उनको ये चाहिए कि पाकिस्तान में एक ऐसे अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के लिए काम करें जो सबके लिए एक्सेप्टेबल भी हो और जिसका स्फेयर और जिसकी रूल रिट है
वो पूरे मुल्क में हो और तमाम इंस्टीट्यूशंस पे हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो मिलिट्री एलीट है, जुडिशरी है, आम लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, या कोई भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है। तो एक ओवरऑल एक्सेप्टेबल स्टेट का ऐसा ऑर्गन होना चाहिए जो सारे सेगमेंट्स को अकाउंटेबिलिटी भी कर सके और पब्लिक को भी सेटिस्फाई कर सके। इस वक्त जो परसेप्शन है वो ख़राब है अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के हवाले से, और ये जो अभी इश्यूज़ चल रहे हैं रूलिंग पार्टी के या रूलिंग फैमिली की अकाउंटेबिलिटी या इमरान खान की या बाकी तबकात की, ये बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमल है। और लोगों को अभी इस वक्त तो ये इशू चल रहा है क्योंकि तो लोग उससे नेचुरली उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन यूँ ही ये इशू ख़त्म हुआ तो दोबारा लोगों के अंदर वो जज्बात, एहसास, डेस्पोंडेंसी वो दोबारा बढ़ जाएगी कि ये सिस्टम हमें कुछ नहीं दे रहा। आइंदा आने वाले दिनों में ये सवाल इंतहाई अहम सूरत इख्तियार कर जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का सियासी निज़ाम में मुस्तकिल रोल क्या होगा। क्या सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिल सालिस के तौर पर सियासी निज़ाम में अपना किरदार अदा करेगी? क्या मुल्क की तमाम सियासी क़ुव्वतें सुप्रीम कोर्ट को ये मुस्तकिल रोल देने के लिए तैयार हैं? इस सवाल का जवाब सियासी क़ुव्वतों को तलाश करना पड़ेगा। आने वाले दिनों में इस नुक्ते पर बहस का आगाज़ होने के इम्कानात मौजूद हैं कि मुस्तक़बिल में सुप्रीम कोर्ट का सियासी निज़ाम में क्या किरदार होना चाहिए। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट मज़ीद दबाव का शिकार हो सकती है। ऐसे है कि इसकी दो सूरतें हैं यहाँ पे मेरे ख़्याल में। इन केस 62-63 इन्वोक हो गया इस केस में डायरेक्टली, तो वो ठीक हो या ना हो, वो मतलब इस बात से कतई नज़र। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास जो असम्बली के मेंबरान हैं, चारों सूबाई असम्बलियों के भी और ये पार्लियामेंट के भी, ये 1000 के लगभग हैं या 1000+ हैं शायद। अच्छा, अब इनके अपोनेंट्स उनसे सब कुछ, वो जो इनको चैलेंज करने का, जो इलेक्शन को चैलेंज करने का टाइम था, वो 40 डेज़ 45 डेज़ वो गुजर चुका हुआ है। अब ये सारे का सारा जो है ना वो लोग लेके आ जाएंगे 62-63 के हवाले से कि जी ये सादे कमीन नहीं है। ये आप समझे कि 1000 में से अगर आप बड़ा मार्जिन भी देना लोगों को, तो ये 700-800 केसेस तो ये इमीडिएटली जो है ना वो आ जाएगा। तो आप कहते हैं कि सियासी दंगल, तो फिर ये सारे का सारा जो है ना वो यहाँ पे होगा। इस वक्त सूरत ये है कि ये दो जो बड़े केसेस इस वक्त चल रहे हैं और बहुत दिनों से चल रहे हैं, बल्कि हम इसको कहें कि बहुत महीनों से चल रहे हैं, हमारा जो रूटीन का काम है इससे डिस्टर्ब होता है। आम लिटिगेंट का काम, 2 बेंचेस फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं, और वो बेंचेस जो दिन में जो ना 12, 14, 15 केसेस जो ना एक बेंच अगर डिसाइड कर देता था, वो एक केस को कई महीने से सुन रहा है। तो ये केस फंस गए हुए हैं। उसके नतीजे में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि दिन में 15 केस कम से कम लगाते हैं एक बेंच के पास, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 15 केस डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे, और आमतौर पे हो भी जाते हैं। तो 15 को कैलकुलेट कर दीजिए इतने दिनों के साथ, तो इतना लिटिगेंट जो है ना एटलीस्ट जो है, अगर आप उसको और इसका थोड़ा सा रिड्यूस कर दें रेट, तो 15 की बजाय 10 कर दें, तो वो इतना लिटिगेंट जो है ना वो इफ़ेक्ट हो चुका है, उनका केस का डिस्पोजल हो जाता। तो ये अब ये होगा ये कि ये जो ये मज़ीद जब आ जाएगा, केसेस आ जाएंगे। अब ये 2 केसों का हाल था ना, अब आप फ़र्ज़ कर लें कि 700-800 हज़ार केस अगर आ जाता है, और इसी हवाले से पुरानी असम्बलियों के भी लोग लेके आ जाएंगे कि जी वो भी सादे कमीन नहीं था, उसके पास भी फ़लाँ चीज़ थी, उसने पहले ये कहा था, फिर ये कहा, ये उसकी क्लिपिंग है, ये उसका सारा कुछ। आजकल तो हर जो बात होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये जो ना एक बड़ा लंबा मामला जो है ना वो शुरू हो जाएगा। आइंदा की जंगें जो है ना, आइंदा के इलेक्शन जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़े जाएंगे। ये बड़े केसों का एक प्रेशर ज़रूर होता है। प्रेशर ये होता है कि आप देख लीजिए ना कि वो जल्दी फिक्स हो जाता है, कई दिन तक सुना जाता है, कई दिन, बल्कि आप इसको और भी लंबा कर लीजिए, कई महीनों तक जो है ना वो सुना जाता है। आम केस कितने दिनों तक सुना जाता है? आम केस वो घंटे आधे घंटे में इधर या उधर हो जाता है, और कितना होता है उसमें। आप समझ लीजिए कोई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो पूरा दिन लग जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो 2 दिन लग जाएंगे, 2-3 दिन से ज़्यादा तो कभी किसी केस में नहीं लगे, जितनी भी कॉम्प्लिकेशन हो। तो ये तो फिर महीनों के हिसाब से जब लग रहा है, तो ये आम लिटिगेंट का टाइम जो है ना
खा रहे हैं। ये एक केस की जो इंस्टीट्यूशन है ना, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जो सरकार का खर्चा किसी जज साहब ने कोई साल 2 साल पहले की कोई कैलकुलेशन दे के हमें बताया कि जी एक जब पिटीशन के ऊपर आप खर्चा निकालते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का बजट है, जो साल 1.5 साल पहले निकालते थे या 2 साल पहले निकालते थे, वो 44,000 पर केस जो है ना, वो बजट का जो है ना एक केस भी आता है। ताहम एक बात तय है कि आइंदा 1-2 हफ्तों में तमाम बड़ी सियासी जमातें इंतखाबात की तैयारी का आगाज़ करने वाली हैं। देखें, इलेक्शन का तो जब 1 साल रह जाता है तो इलेक्शन ईयर शुरू हो जाता है, और हर पार्टी का जाहिर है कि एक अल्टीमेट गोल अगले इलेक्शन ही होते हैं। तो मैं समझता हूँ PMLN जिस तरीके से चाह रही थी कि इलेक्शन की तैयारी की तरफ जाएं, उस तरह से क्योंकि पनामा में वो फंस गए, तो शायद उस तरीके से वो नहीं अभी तक इलेक्शन की तरफ भी फोकस कर सकें कि अपनी कारकर्दगी को हाईलाइट करना या कुछ इस तरह के इकदाम करना, क्योंकि वो पनामा में फंसे हुए हैं। जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है, जैसे मैंने पहले कहा कि वो इस वक्त फुल समझ रहे हैं, एक दफ़ा फिर 2012 वाली पोजीशन में अपने आप को समझ रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन आएगा तो PTI विल स्वीप द इलेक्शंस, और बड़े लोग हमारे पास आ गए हैं, इलेक्टेबल्स भी आ गए हैं, और पनामा ने भी बड़ा डेंट पहुंचाया है नवाज शरीफ को, तो मुझे इसका फ़ायदा पहुंचेगा। तो PTI डेफिनेटली इस वक्त इलेक्शन मोड में जाती हुई नज़र आ रही है। उनके जो इजलास होते हैं उसमें अभी से, और फिर उनके अपने, क्योंकि अब पार्टी जाहिर है कि उसके अंदर जो नए लोग आए हैं और फिर पुराने लोग हैं, उनके दरमियान भी एक कशमकश चल रही है। तो वो जो एक अगले इलेक्शन से पहले हम देखेंगे कि जो वो टिकट्स की भागदौड़ और कैंडिडेट्स के हवाले से भी सबसे पहले PTI में ही काम शुरू होगा। पीपल्स पार्टी ने अभी सिर्फ मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है और उसके इजलास अभी चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी थोड़ा सा ये है कि वो एक, जब गवर्नमेंट में भी होते हैं हमने देखा कि उनके काम थोड़ा आईनी और उस तरफ उनकी ज़्यादा तवज्जो होती है दीगर मामलात की निस्बत, तो वो एक सिस्टम के तरीके से वो चल रहे हैं। मैनिफेस्टो कमेटी उन्होंने बना दी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी तक वो भी इलेक्शन उसमें फुल उसमें नहीं है। अभी उन्होंने काफ़ी काम करना है कैंडिडेट्स के हवाले से और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, और ख़ासतौर पर पंजाब में। अभी तक ये सियासी जमातें पनामा स्कैंडल के हवाले से होने वाली सरगर्मी में मसरूफ रही हैं, लेकिन ये मंजरनामा जल्द ही तब्दील होने वाला है। कानूनदान और सियासी तजिया निगार हमें ये बताते हैं कि एहतसाब के अमल को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए 2 रिक्वायरमेंट्स इंतहाई अहम हैं। एक ये कि जो इदारे एहतसाब कर रहे हैं उन्हें मजबूत बुनियादों पर इस्तवार किया जाए, कायम किया जाए, और दूसरी रिक्वायरमेंट इस हवाले से कानून साजी की है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इन दोनों हवालों से पाकिस्तानी सियासतदान मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।